हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस अगले वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉक्सो एक्ट 2012 का सेक्शन 5, जो कि हमें बताता है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में जाना, जो कि सेक्शन 3 में डिफाइंड है। उसके बाद हम लोगों ने इसके पनिशमेंट के बारे में जाना, जो कि सेक्शन 4 में डिफाइंड है। आज हम लोग इसका एक एग्रीवेटेड फॉर्म के बारे में जानेंगे, यानी कि एक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का जो ऑफेंस है कब एग्रीवेटेड कंसिडर किया जाएगा, यानी कि सेक्शन 5 में वो कब फॉल करेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं पॉक्सो एक्ट 2012 का सेक्शन 5। सेक्शन 5 के अंदर बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं, बहुत सारी ऐसी वेरिएबल्स हैं जहां पर हमें ये बताया गया है कि कब एक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के एक्ट को हम लोग एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे। तो उसी को जानते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट। पहला सब क्लॉज ए हमें बताता है whoever being a police officer commits penetrative sexual assault on a child, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो कि पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई और पुलिस ऑफिशियल है, अगर ऐसा कोई भी पर्सन बीइंग इन दैट कैपेसिटी कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि सेक्शन 3 के अंदर दिया गया ऐसा कोई भी एक्ट कमिट करता है ऑन अ चाइल्ड। सेक्शन 3 के अंदर हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स? सेक्शन 3 में दिया है पेनिट्रेशन, इंसर्शन, मैनिपुलेशन या फिर और किसी भी तरीके से बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट अगर कोई कमिट करता है, देन ही वुड बी लायबल फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो यही चीज अगर कोई पुलिस ऑफिसर कमिट करता है, देन इन दैट केस उसे हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कंसिडर करेंगे इफ विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन और प्रीमाइसेस एट विच ही इज अपॉइंटेड। अगर वो सेक्सुअल असॉल्ट जो है, अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन या प्रीमाइसेस में कंडक्ट किया गया है, यानी कि पुलिस स्टेशन की प्रीमाइस में कंडक्ट किया गया है या फिर ऐसी जगह पे कंडक्ट किया गया है जो कि पुलिस स्टेशन के लिमिट्स को डिफाइन करता है, जहां पर वो पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड है। यानी कि बेसिकली अगर कोई भी बच्चा पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में है या फिर पुलिस स्टेशन के अंदर है फॉर द टाइम बिंग, अगर उस दौरान कोई भी पुलिस ऑफिसर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है उस चाइल्ड के साथ या किसी भी एक पर्टिकुलर चाइल्ड के साथ, इन दैट केस हम लोग इसे एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कंसिडर करेंगे। दूसरा जो हमारा सब क्लॉज है वो हमें बताता है इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन टू विच ही इज अपॉइंटेड, यानी कि किसी भी स्टेशन हाउस के अंदर अगर कमिट किया जाता है वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन टू विच ही इज अपॉइंटेड, यानी कि कोई दूसरे स्टेशन हाउस में अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट करता है, then also it would be considered as aggravated penetrative sexual assault by that police officer on a particular child. उसके बाद आता है in the course of his duties or otherwise, यानी कि मान लीजिए कि पुलिस ऑफिसर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए गया है या किसी भी और कोई ऑफिशियल ड्यूटी पर है एंड ही इज अंडर हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस दौरान अगर वो किसी भी चाइल्ड के साथ अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, देन इन दैट केस इट वुड बी कंसीडर्ड एज एग्रीवेटेड या फिर अदरवाइज यानी कि अगर और भी किसी भी सिचुएशन में भले ही वो ऑन ड्यूटी हो या वो नहीं हो, अगर फिर भी वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी भी चाइल्ड के साथ कमिट करता है, देन ऑल्सो इट वुड बी कंसीडर्ड एज एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बाय दैट पुलिस ऑफिसर। एंड उसके बाद जो क्लॉज आता है वो हमें बताता है where he is known as or identified as a police officer, यानी कि ऐसी कोई भी जगह जहां पर लोग जानते हैं उसे and he is identified as a police officer or a police official of any cadre of any rank, उन केसेस में भी उस जगह पर भी अगर वो किसी चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, then also he would be liable for aggravated penetrative sexual assault under section 5। ये है हमारा क्लॉज ए, जो कि हमें बताता है जब कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा कोई भी एक्ट करता है जो कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 3 के अंदर डिफाइंड है, किसी चाइल्ड के साथ करता है, करवाता है या किसी और पर्सन से करवाता है, देन इन दैट केस ही वुड बी लायबल फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। आइए चलते हैं हमारे अगले क्लॉज पे। अगला क्लॉज भी हमें सेम चीज बताता है एंड अगला क्लॉज बताता है हमें विथ रेस्पेक्ट टू दी
आर्मी पर्सनल्स और आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस। जब कोई भी पर्सन आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है, सिक्योरिटी फोर्सेस का मेंबर है, या फिर ऐसी और कोई भी फोर्सेस का मेंबर है जो कि यूनियन से गवर्न होती है, स्टेट से गवर्न होती है, यूनियन टेरिटरीज के अंदर आती है, देन इन दैट केस ऑल्सो अगर वो कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है किसी चाइल्ड पे, he would also be liable for aggravated penetrative sexual assault. इसके भी कुछ सब क्लॉजेस हैं। पहला हमें बताता है अगर वो मेंबर विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया टू विच द पर्सन इज डिप्लॉयड, जहां पर जिस भी एरिया में वो पर्सन डिप्लॉयड है, अगर उन एरियाज में, उन एरियाज के लिमिट्स में अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, देन ही वुड बी लायबल फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। उसके बाद आता है दूसरा क्लॉज जो कि हमें बताता है इन एनी एरियाज अंडर द कमांड ऑफ द फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि ऐसा कोई एरिया जहां पर वो डिप्लॉयड नहीं है लेकिन उसकी आर्म्ड फोर्सेस या और कोई दूसरी फोर्सेस के कमांड में वो एरिया आता है, अगर ऐसे एरिया में वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, देन इन दैट केस आल्सो ही वुड बी लायबल फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। उसके बाद आता है तीसरा क्लॉज जो कि हमें बताता है व्हेन ही इज इन हिज कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज या फिर अदरवाइज, अगर वो अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान, कोर्स ऑफ ड्यूटी के दौरान पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, ही वुड बी लायबल फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, या फिर अदरवाइज यानी कि इफ ही इज नॉट ऑन ड्यूटी, in that case also if he commits penetrative sexual assault with a child or children, in that case also he would be liable for aggravated penetrative sexual assault. उसके बाद आता है लास्ट सब क्लॉज जो कि हमें बताता है where the person said is known or identified as a member of the security or armed forces, जहां पर उस मेंबर को एज अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर आर्म्ड फोर्सेस की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है बाय द पर्सन अराउंड हिम, अगर वहां पर, अगर उन एरियाज के लिमिट्स में अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, इन दैट केस आल्सो ही वुड बी लायबल फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 एंड उसका पनिशमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4। अगर सेक्शन 3 के एक्ट को कोई भी पुलिस ऑफिसर अंडर क्लॉज ए या फिर अंडर क्लॉज बी कोई भी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कमिट करता है, then they would be held liable for aggravated penetrative sexual assault. आइए आगे चलते हैं। अगला हमें बताता है, अगला जो क्लॉज है हमारा सी, वो हमें बताता है whoever being a public servant, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स, आर्म्ड फोर्सेस, इनके अलावा उसके बाद आता है अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है किसी भी चाइल्ड पे, देन इन दैट केस ही वुड बी लायबल फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये है हमारा क्लॉज सी। उसके बाद आता है क्लॉज डी। क्लॉज डी हमें बताता है हूएवर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ, कोई भी पर्सन जो कि मैनेजमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है या फिर स्टाफ का कोई मेंबर है या पार्ट है, ही कुड बी आइदर टेम्पररी और परमानेंट स्टाफ। अगर ऐसे कोई भी लोग जो कि मैनेजमेंट को देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर स्टाफ का पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को क्लॉज डी कवर करता है? पहला आता है जेल। कोई भी पर्सन अगर जेल की मैनेजमेंट का पार्ट है, स्टाफ का पार्ट है। उसके बाद आता है रिमांड होम। फिर आता है प्रोटेक्शन होम जहां पर बच्चों को रखा जाता है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन होम, ये भी जुवेनाइल जस्टिस में डिफाइंड है। उसके बाद आता है और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी, अदर प्लेसेस ऑफ कस्टडी या फिर केयर एंड प्रोटेक्शन जो कि एस्टैब्लिश किए गए हैं, एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस या इन एस्टैब्लिशमेंट्स की लिमिट्स के अंदर अगर कोई भी पर्सन जो कि इन ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस या एस्टैब्लिशमेंट्स के मैनेजमेंट के पार्ट हैं, मैनेजमेंट के मेंबर हैं, या फिर स्टाफ के पार्ट हैं, स्टाफ के मेंबर हैं, अगर ये लोग किसी भी चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करते हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करते हैं किसी भी चाइल्ड के साथ, ऐसा चाइल्ड जो कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में या इन एसोसिएशंस में प्लेस किया गया है फॉर रीजंस ऑफ हिज रिहैबिलिटेशन या फिर
उसके केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए अगर उसे वहां पर रखा गया है, द चाइल्ड इज इनमेट, यानी कि वो वहां रहता है। अगर ऐसी एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स जो कि मैनेजमेंट को देखते हैं, स्टाफ का पार्ट है, अगर ऐसे कोई लोग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इन्हीं एसोसिएशंस के लिमिट में अगर कमिट करते हैं, देन दे वुड आल्सो बी हेल्ड लायबल फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के पार्ट हो या स्टाफ के मेंबर हो, जैसे कि जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम, अदर प्लेसेस जो कि कस्टडी के लिए, केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए काम आती है फॉर चाइल्ड, जो कि वहां के इनमेट्स हैं, अगर ऐसे चाइल्ड या चिल्ड्रन के ऊपर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऐसे किसी भी मेंबर द्वारा या स्टाफ के मेंबर द्वारा कमिट किया जाता है, देन द मेंबर और द मैनेजमेंट or the person who is responsible for the management would be held liable for aggravated penetrative sexual assault। ये था हमारा क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 5। आइए आगे चलते हैं। अब आता है क्लॉज ई। क्लॉज ई हमें बताता है whoever being on the management और स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो कि मैनेजमेंट का पार्ट हो या स्टाफ का पार्ट हो, ऐसे एसोसिएशंस जिसके अंदर हम लोगों ने हॉस्पिटल्स को इंक्लूड किया है, इसके अंदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों ही इंक्लूडेड हैं। अगर हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट के मेंबर्स या स्टाफ के मेंबर्स अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी भी चाइल्ड पर कमिट करते हैं, देन इन दैट केस दे वुड बी हेल्ड लायबल फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 5। ये है हमारा क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 5। उसके बाद आता है क्लॉज एफ, जो कि हमें बताता है ऐसे कोई मेंबर्स जो कि मैनेजमेंट का पार्ट हो या स्टाफ का पार्ट हो ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट के मेंबर्स या स्टाफ के मेंबर्स अगर, या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट के मेंबर्स या स्टाफ के मेंबर्स अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करते हैं किसी भी चाइल्ड के ऊपर, then in that case these members or the members of the staff would be considered liable for committing aggravated penetrative sexual assault। ये था हमारा क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 5। उसके बाद आता है क्लॉज जी, जो कि हमें बताता है whoever commits gang penetrative sexual assault on a child, यानी कि एक या एक से ज्यादा लोग, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा या ऐसे लोग जो कि एक ग्रुप में अगर कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है चाइल्ड पे, देन इन दैट केस आल्सो दे वुड बी हेल्ड लायबल फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। gang committing a penetrative sexual assault on a child is liable for aggravated penetrative sexual assault। ध्यान रखिएगा हमारा क्लॉज जी का एक एक्सप्लेनेशन है जो कि हमें बताता है when a child is subjected to sexual assault by one or more persons of a group in furtherance of their common intention, each of such persons shall be deemed to have committed gang penetrative sexual assault within the meaning of this clause, and each of such person shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। यानी कि अगर गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया जा रहा है, गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया जा रहा है या अगर कमिट किया जा चुका है, देन और अगर वो ग्रुप की कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में कमिट किया गया है, यानी कि इट वाज डिटरमाइंड पहले से कि एक गैंग पेनिट्रेटिव असॉल्ट कमिट करना है, इट वाज कंस्पायर्ड and the act was done with the consent of every member participating in the act of gang penetrative sexual assault, उन केसेस के अंदर सभी मेंबर्स को इक्वली लायबल माना जाएगा एंड दे वुड बी लायबल फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये है इस क्लॉज जी का एक्सप्लेनेशन जो कि हमें कॉमन इंटेंशन के अंदर किया गया गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताता है। उसके अंदर जो भी लोग गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहे हैं उनकी लायबिलिटी को एस्टैब्लिश करता है। दे वुड बी लायबल इक्वली फॉर द कमिटमेंट ऑफ एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। उसके बाद आता है क्लॉज एच। क्लॉज एच हमें बताता है whoever commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapons, fire,
हीटेड सब्सटेंस और कोरोसिव सब्सटेंस, अगर ऐसे कोई भी सब्सटेंस को यूज करके कोई भी पर्सन ऐसे कोई भी सब्सटेंस को यूज करके, जैसे कि कोई भी डेडली वेपन हो गया, चाकू हो गया, गन हो गई, या ऐसा कोई भी वेपन जो कि डेडली हो यानी कि जिससे जान ली जा सके, फायर को कॉज करके, फायर को इंड्यूस करके, फायर को यूज करते हुए अगर कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस यूज करता है जो कि हीटेड इन नेचर हो, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस को हीट कर दिया गया हो, मान लीजिए ऑयल हो गया, या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि अगर चाइल्ड की बॉडी के साथ अगर कांटेक्ट में आता है तो इट कैन कॉज ग्रीवियस हर्ट या फिर हर्ट और एनी डिसफिगरेशन इनटू हिज और हर बॉडी। अगर ऐसा कोई भी हीटेड सब्सटेंस यूज कर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया जाता है, या फिर कोई भी कोरोसिव सब्सटेंस यूज कर जैसे कि एसिड या फिर और कोई भी दूसरा एल्कलाइन और एल्कली बेस्ड सब्सटेंस को यूज करते हुए अगर कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, देन दैट पर्सन वुड बी हेल्ड लायबल फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये बताता है हमें क्लॉज एच। उसके बाद आता है हमारा क्लॉज आई, जो कि हमें बताता है whoever commits penetrative sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury or injury to the sexual organs of the child। यानी कि अगर कोई भी पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करके किसी भी चाइल्ड को या एक से ज्यादा चाइल्ड को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है, या फिर बॉडीली हार्म कॉज करता है, या फिर किसी भी प्रकार की इंजरी कॉज करता है टू हिज और हर बॉडी, या फिर इंजरी कॉज करता है टू हिज और हर सेक्सुअल ऑर्गन, then in that case also that person would be held liable for committing aggravated penetrative sexual assault under section 5। आइए आगे चलते हैं, आगे के सब क्लॉजेस हमें बताते हैं। क्लॉज जे हमें बताता है whoever commits penetrative sexual assault on a child which, अगर कोई भी पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है किसी भी चाइल्ड के साथ, which includes, पहला है physically incapacitates the child or causes the child to become mentally ill as defined under clause B of section 2 of the Mental Health Act 1987, or causes impairment of any kind so as to render the child unable to perform regular tasks temporarily or permanently। अगर कोई भी पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कॉज करके किसी भी पर्सन को फिजिकली, किसी भी चाइल्ड को फिजिकली इनकैपेसिटेट कर देता है या फिर उसे मेंटली इल कर देता है। फिजिकली इनकैपेसिटेट यानी कि उसका कोई भी बॉडी पार्ट या ऐसा कोई भी ऑर्गन जो कि फुल्ली या टेम्पररी फंक्शनल ना रहे, ऐसा कोई भी केस, या फिर उसे मेंटली इल कर देता है ड्यू टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर कोई भी चाइल्ड या एक से ज्यादा चाइल्ड मेंटली इल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा कॉज टू देम, अगर मेंटली इल हो जाते हैं विच इज डिफाइंड अंडर मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 क्लॉज बी सेक्शन 2, और कॉजेज इम्पेयरमेंट ऑफ एनी काइंड, या फिर ऐसा और कोई भी डेफिशिएंसी कॉज कर देता है शरीर में जो कि एक इम्पेयरमेंट है, यानी कि जिससे वो अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाता है। इम्पेयरमेंट ऑफ एनी काइंड सो एज टू रेंडर द चाइल्ड अनएबल टू परफॉर्म रेगुलर टास्क टेम्परली और परमानेंटली, यानी कि ऐसी कोई इंजरी या ऐसा कोई बॉडी हार्म कॉज करता है जिससे कि उसे टेम्पररी या परमानेंट डिसफिगरमेंट हो जाए, टेम्पररी या परमानेंट इम्पेयरमेंट हो जाए। अगर ऐसा कोई भी एक्ट कोई भी पर्सन कमिट करता है while he is committing penetrative sexual assault, then that act would be considered as aggravated penetrative sexual assault under section 5 clause J। उसके बाद आता है हमारा दूसरा सब क्लॉज जो कि हमें बताता है in case of female child makes the child pregnant as a consequence of sexual assault। अगर कोई भी पर्सन किसी फीमेल चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कॉज करता है एंड ड्यू टू दैट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वो फीमेल चाइल्ड प्रेग्नेंट हो जाती है, then that act would be considered as aggravated penetrative sexual assault। उसके बाद आता है तीसरा सब क्लॉज जो कि हमें बताता है inflicts the child with human immunodeficiency virus, यानी कि HIV ट्रांसफर कर देता है while committing the act of penetrative sexual assault, यानी कि उस बच्चे को, उस पर्टिकुलर बच्चे को जिसके साथ वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कॉज कर रहा है उससे during the committing of penetrative sexual assault HIV पॉजिटिव कर देता है, यानी कि एड्स से ग्रसित कर देता है। then in that case
or any other life threatening disease or infection which may either temporarily or permanently impair the child by rendering him with physical incapacitation or mental illness to perform regular task. या तो वो उसे HIV से पॉजिटिव कर दे, HIV से ग्रसित कर दे, या कोई ऐसी डिजीज से ग्रसित कर दे जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, या फिर ऐसी कोई भी डिजीज जो कि एक इन्फेक्शन है, अगर वो उस चाइल्ड को ड्यूरिंग दी कमिटिंग ऑफ द एक्ट ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ट्रांसफर करता है, then that act would also be considered as aggravated penetrative sexual assault. अगर ऐसी एक्ट कमिट करने की वजह से या ऐसे ट्रांसफर होने की वजह से जिसके अंदर वो कोई भी डिजीज को ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो चाइल्ड को रेंडर करता है किसी भी प्रकार के फिजिकल इनकैपेसिटेशन के लिए, यानी कि उसे वो फिजिकल इनकैपेसिटेट कर देता है जिससे कि वो अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर सके, रेगुलर टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते आइदर परमानेंटली और टेम्परली, या फिर किसी भी प्रकार की मेंटल इलनेस कॉज कर दे ड्यू टू दी मेंटल ट्रॉमा कॉज्ड, ऐसे केसेस को भी हम लोग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर ही कंसिडर करेंगे एंड इस सेक्शन के अंदर उस पर्सन को लायबल ठहराया जाएगा। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है whoever taking advantage of a child's mental और physical disability commits penetrative sexual assault on a child। अगर कोई भी बच्चा है जो कि बचपन से ही इडियट है, लूनाटिक है, या फिर उसे पता नहीं है कि वो किस तरीके की सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करे, यानी कि वो मेंटल डिसेबल है, मेंटली वो डिसेबल है, या फिर वो समझ नहीं सकता है कॉन्सिक्वेंसेस को, एक्ट्स के तरीकों को, एक्ट्स के इफेक्ट्स को, या फिर वो चाइल्ड किसी भी प्रकार से फिजिकली डिसेबल है, यानी कि हो सकता है कि वो पार्शियली इम्पेयर्ड हो, पार्शियली डिसफिगर्ड हो, या फिर वो किसी भी प्रकार से अपने फिजिकल एबिलिटीज को एक्सरसाइज नहीं कर सकता हो। अगर इस तरीके के बच्चों के ऊपर अगर कोई भी पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, then in that case the person would be held liable for aggravated penetrative sexual assault। ध्यान रखिएगा, ये बताता है हमें क्लॉज के। उसके बाद आता है क्लॉज एल। क्लॉज एल हमें बताता है whoever commits penetrative sexual assault on a child more than once or repeatedly। अगर कोई भी पर्सन किसी भी चाइल्ड के साथ एक से ज्यादा बार, टू और मोर यानी कि एक से ज्यादा बार, या फिर रिपीटेडली यानी कि उसे वो किडनैप कर ले, अबडक्ट कर ले, अपनी कस्टडी में रखे, इलीगली रिस्ट्रेन कर ले, एंड उस रिस्ट्रेनमेंट के दौरान अगर वो रिपीटेडली उसे सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है, then in that case also that person would be held liable for aggravated penetrative sexual assault। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बताता है हमें क्लॉज एल, जो कि बोलता है अगर कोई भी पर्सन रेपिटेडली या एक से ज्यादा बार किसी भी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, देन ही वुड बी हेल्ड लायबल फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। उसके बाद आता है क्लॉज एम। क्लॉज एम हमें बताता है whoever commits penetrative sexual assault on a child below 12 years। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है अगर कोई भी बच्चे के साथ यानी कि 18 साल से कम, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया 16 साल से कम, एंड अब हम डिस्कस कर रहे हैं अगर कोई भी इंसान 12 साल या 12 साल से छोटी उम्र के बच्चे के साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, then in that case he would be held liable for aggravated penetrative sexual assault। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये है क्लॉज एम ऑफ सेक्शन 5। उसके बाद आता है क्लॉज एन। क्लॉज एन हमें बताता है whoever being a relative of the child through blood or adoption or marriage or guardianship or in foster care or having a domestic relationship with the parent of the child or who is living in the same or shared household with the child commits penetrative sexual assault on such child। यानी कि अगर ऐसा कोई भी इंसान whoever being a relative of the child, यानी कि अगर वो चाइल्ड जिसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कॉज किया जा रहा है अगर वो रिलेटिव है चाइल्ड का बाय ब्लड, यानी कि उसका ब्लड किन है, या फिर एडॉप्शन के थ्रू वो उसका रिलेटिव है, या फिर मैरिज के थ्रू वो उसका रिलेटिव है, या फिर गार्जियनशिप के थ्रू अगर वो उसका रिलेटिव है, या फिर फॉस्टर केयर के अंदर उसे कस्टडी सौंपी गई है उस बच्चे की, और हैविंग अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, या फिर वो इंसान उस बच्चे के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप शेयर करता है, उस बच्चे के साथ शेयर करता है या फिर उसके पेरेंट्स के साथ शेयर करता है,
और हु इज लिविंग इन अ सेम और शेयर्ड हाउस होल्ड, या फिर वो उस बच्चे के साथ उसी शेयर्ड हाउस होल्ड में रहता है जहाँ पर वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहता है या अपने गार्जियन के साथ रहता है या रिलेटिव्स के साथ रहता है। अगर ऐसे केसेस में, ऐसे सर्कमस्टांसिस में अगर कोई भी पर्सन बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कॉज करता है, then in that case that act would be considered as aggravated penetrative sexual assault under section 5। ये है हमारा सेक्शन 5 का क्लॉज एन, जो कि हमें बताता है when any relative or any guardian or any person who is having the custody of the child commits penetrative sexual assault, then in that case also that person would be held liable for aggravated penetrative sexual assault। उसके बाद आता है हमारा क्लॉज ओ। क्लॉज ओ हमें बताता है whoever being in the ownership or management or staff of an institution providing services to the child। अगर ऐसा कोई भी पर्सन जो कि ऐसी एसोसिएशन का ओनर हो या फिर ऐसी एसोसिएशन का मैनेजमेंट का पार्ट हो या फिर उसी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन या एस्टैब्लिशमेंट का स्टाफ का पार्ट हो, अगर ऐसे पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करते हैं जहां पर उस चाइल्ड को रखा गया है जो कि चाइल्ड सर्विसेज में डील करती है, चाइल्ड सर्विसेज में पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि चाइल्ड का रिहैबिलिटेशन हो गया, चाइल्ड के केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, चाइल्ड की ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, चाइल्ड राइट्स के लिए काम करती है। अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर या मैनेजमेंट के मेंबर्स या स्टाफ के मेंबर्स अगर किसी भी बच्चे के साथ एक या एक से ज्यादा अगर वो लोग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कॉज करते हैं, देन इन दैट केस दैट पर्सन वुड बी हेल्ड लायबल फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 5 क्लॉज ओ। उसके बाद आता है बच्चों क्लॉज पी। क्लॉज पी हमें बताता है whoever being in a position of trust or authority of a child, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जिसे बाय वे ऑफ ट्रस्ट या फिर बाय वे ऑफ अथॉरिटी चाइल्ड की कस्टडी सौंपी गई है या चाइल्ड किसी भी तरीके से उस इंसान के कांटेक्ट में है बाय वे ऑफ ट्रस्ट या अथॉरिटी। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी टीचर हो गया, मान लीजिए ऐसा कोई पर्सन हो गया जो कि उसका गार्जियन है, मान लीजिए ऐसा कोई पर्सन हो गया जिसे कोर्ट ने उसके लिए अपॉइंट किया है ताकि वो उसके वेलफेयर के लिए काम कर सके, उसके बेनिफिट्स के लिए काम कर सके, उसकी राइट्स को सेफ गार्ड कर सके। अगर ऐसा कोई पर्सन बाय यूजिंग हिज अथॉरिटी या बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ अ ट्रस्ट, अगर ऐसा कोई पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कॉज करता है, then in that case that person would be held liable for aggravated penetrative sexual assault। यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो कि by virtue of his being in trust या फिर authority ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर ऐसे किसी होम का या ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन का जहां पर बच्चे को रखा गया है, जहां पर बच्चे को कस्टडी में लिया गया है, इन दैट केस वहां पर ऐसे केसेस में अगर कोई भी पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कॉज करता है, कमिट करता है, then he would be liable for aggravated penetrative sexual assault। ये है क्लॉज P of section 5। उसके बाद आता है क्लॉज Q। क्लॉज Q हमें बताता है whoever commits penetrative sexual assault on child knowing the child is pregnant। मान लीजिए किसी इंसान को पता है कि चाइल्ड प्रेग्नेंट है, अगर ऐसे किसी चाइल्ड के साथ कोई भी पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कॉज करता है, then he would be liable for aggravated penetrative sexual assault। ये है हमारा क्लॉज Q। उसके बाद आता है क्लॉज आर, जो कि हमें बताता है whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempts to murder the child। अगर कोई भी पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी भी प्रकार का चाइल्ड के साथ कॉज करता है एंड उसके बाद वो उसे मारने की कोशिश करता है, then in that case he would be held liable for aggravated penetrative sexual assault under section 5 clause R। उसके बाद आता है clause S of section 5, जो कि हमें बताता है whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of communal or sectarian violence or during any natural calamity or in similar situations। अगर ऐसा कोई भी पर्सन in the situations and circumstances of communal rights, यानी कि दंगे हो जाते हैं जब रिलीजन के बेसिस पे या फिर कास्ट के बेसिस पे या फिर क्लास के बेसिस पे, अगर ऐसे किसी भी कम्युनल राइट के दौरान या फिर ऐसे किसी भी कम्युनल या सेक्टेरियन वायलेंस के दौरान जहां पर लोगों की जान को खतरा होता है, राइट्स कमिट किए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, ऐसे किसी सिनेरियो में या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटी के दौरान, या मान लीजिए कि फ्लड आ गया है, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया है एंड कोई भी चाइल्ड
अपने माँ बाप की कस्टडी से अलग हो जाता है, अपने माँ बाप के देख रेख से अलग हो जाता है, अलग थलग हो जाता है, अकेला पड़ जाता है, या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशंस, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस में कोई भी पर्सन किसी भी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर कॉज करता है, देन इन दैट केस ही वुड बी लायबल फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये है सेक्शन 5 का क्लॉज एस। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स क्लॉज टी, जो कि हमें बताता है whoever commits penetrative sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed any offense under this act or any sexual offense punishable under any other law for the time in force। अगर ऐसा कोई पर्सन जो कि पहले से ही पॉक्सो एक्ट के अंदर किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुका है, या फिर ऐसा कोई पर्सन, या फिर वो किसी और लॉ के अंदर एनी अदर लॉ सेक्सुअल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुआ है, यानी कि मान लीजिए उसे आईपीसी के अंडर रेप के लिए कन्विक्ट किया गया है, पॉक्सो के अंदर अगर वो सेक्सुअल असॉल्ट के लिए लाइबल ठहराया गया है, या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए लाइबल ठहराया गया है, या फिर एक से ज्यादा दूसरे एक्ट्स जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस को पनिशेबल बनाते हैं, ऐसे किसी लॉ के अंदर अगर वो लाइबल ठहराया गया है, कन्विक्ट किया गया है, अगर ऐसा कोई पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कॉज करता है किसी भी चाइल्ड के साथ, then in that case he would be held liable for aggravated penetrative sexual assault। ध्यान रखिएगा, it is defined under section 5 clause T। उसके बाद आता है हमारा लास्ट क्लॉज, जो कि हमें बताता है whoever commits penetrative sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public is said to commit aggravated penetrative sexual assault। यानी कि अगर ऐसा कोई इंसान जो कि penetrative sexual assault कॉज करता है किसी भी चाइल्ड के साथ या एक से ज्यादा चाइल्ड के साथ, और उस चाइल्ड को वो स्ट्रिप करने पर मजबूर करता है या उससे पब्लिकली परेड करवाता है, पब्लिकली उसे हरास करता है, then in that case also that person would be held liable for aggravated penetrative sexual assault। So students, ये था हमारा सेक्शन 5 का लास्ट क्लॉज, जहां पर हमने ये जाना कि जब कोई पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है किसी भी चाइल्ड पे, इन दैट केस वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कब कब लाइबल होगा। हम लोगों ने बहुत सारे सिचुएशंस को डिस्कस किया जहां पर पुलिस ऑफिसर्स अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट करते हैं, या फिर आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स कमिट करते हैं, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स, मैनेजमेंट के मेंबर्स, ओनर्स अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कॉज करते हैं किसी भी चाइल्ड के ऊपर, जैसे कि जेल, रिमांड होम, ऑब्जर्वेशन होम, शेल्टर होम हो गया, उसके बाद स्कूल्स हो गए, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया, या फिर ऐसे केसेस जहां पर गैंग रेप हो रहा है, या फिर ऐसे ऑफेंसेस जहां पर एक से ज्यादा बार किसी भी चाइल्ड के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिट किए जा रहे हैं, या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया जा रहा है, ऐसे केसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया इस सेक्शन के अंदर। इन केसेस के अंदर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए हम लोग उस पर्सन को लाइबल ठहराएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था सेक्शन 5 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। आने वाले सेक्शंस में हम लोग इस एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, थैंक यू एंड गुड बाय।